Welcome all of you, beta. This is French Revolution third video, and hope so it will be a last video of this chapter. Chapter is a long chapter, overall 80 slides, and we are completing only 30 slides till this class. So we are starting the chapter in the end season, and कोशिश ये करना कि आज ही ये चैप्टर जो है वो आप कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो. देखते हैं अपन कितना इसे कवर कर पाते हैं. तो हम लोग लास्ट पहुंच गए थे इस स्लाइड्स पे कि चूंकि सैनिक जो है वो चारों तरफ से ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि गांवों में जो है वो किराए के गुंडे या जो लठैत है वो और सैनिक ट्रूप्स जो आ रहे हैं और वो सब डैमेज कर देंगे, तो लोग आसपास की कंट्री साइड में जा रहे थे. और साथ ही साथ जो लोगों में डर भी था, तो लोगों ने गांवों के जो जमींदार थे, जो विलेज हेड थे, उनके किले डैमेज कर दिए, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. Now they faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accord recognition to National Assembly. और जब राजा को ये सब बातें पता चली कि उसके खिलाफ बहुत बुरी कदर से रिवॉल्ट हो रहा है, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं और कुछ लोग चले गए, तो इन सब चीज से प्रेशर में आकर फाइनली लुईस 16 ने नेशनल असेंबली, जो याद करो थर्ड स्टेट ने मिलकर बनाई थी, क्लियर है, उनको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया, उसको मान लिया. अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या माना. एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स, एक तो उसने उस प्रिंसिपल पे बात कर लिया जिसमें उसके पावर जो है नाउ ऑन बी चेक बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन. अब उसके पावर का निर्धारण, जो डिसीजन है कि उसके पास क्या क्या पावर रहेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ऑन नाइट 4 अगस्त 1789, ऐसे क्वेश्चंस को तो सबसे पहले पकड़ना है जब डेट दे रखी हो. असेंबली पास अ डिक्री एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस. तो फाइनली 4 अगस्त 1789 जो मेन पंगा था टैक्सेस का, जितने भी टैक्सेस लगाए गए थे उन सब को डिसअप्रूव कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनके पावर्स खत्म कर दिए गए. The member of Caligari too were forced to give up their privilege. कैलिग्री याद कर लो, राजा के खास लोग, जिन लोगों को डायरेक्ट टैक्स का पैसा मिलता था, उनके हाथ में पावर होते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थी, तो कैलिग्रे जो थे प्रीस्ट वगैरह, उनके के भी सारे पावर जो है वो हटा दिए गए. उनको जो आराम मिलता था, उनको जो पावर मिलते थे, वो सारे पावर भी जो है वो हटा दिए गए. ये दे रखा है, देखो 3 स्टेट्स का किस तरीके से सिस्टम बनाया गया था. द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. एक तो सीधा था, क्या सिस्टम था कि 3 तरह की चीजें तय की गई. जुडिशरी हमारे यहाँ पे भी होती है, जो सारे लॉज वगैरह देखती है. एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर में किंग आएगा, मिनिस्टर्स आएंगे. और लेजिस्लेचर, क्लियर है, जिसके अंदर पार्लियामेंट आएगी. तो सबसे पहले लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली आई, जिसमें 745 मेंबर्स थे. इन्हें कौन तय करता था? 50,000 मैन, केवल मैन, यहां पर भूलना मई, इन नेशनल असेंबली में भी मैन ही है, वुमेन नहीं. तो जो इलेक्टर, वोट देने वाले सभी लड़के आदमी जो थे, वो सारे इलेक्टर जो है वो इलेक्ट करके तय करते थे लेजिस्लेचर को. ये वोट किस किस का लगता था? एक्टिव सिटीजन्स, जो वोट देने का पावर रखते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा गया. दे एंटाइटल्ड टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार था. अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार था. दूसरे आते थे पैसिव सिटीजन. पैसिव सिटीजन, नॉट वोटिंग राइट्स, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, लगभग 3 मिलियन मैन. और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, जिनकी एज 25 से नीचे थी, वो वुमेन को तो बिल्कुल भी नहीं था. चिल्ड्रन में और यूथ में जो 25 साल से छोटे थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. तो एक्टिव सिटीजन वोट करके इलेक्टर बने, वोट का पावर पाके. इलेक्टर से बनी नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग को और कंट्रोल करती थी मिनिस्टर्स को. इनसे ही किंग और मिनिस्टर कंट्रोल होते थे, क्लियर. और जज एक सेपरेट जुडिशरी जो था
वो एकदम सेपरेट था, उसके ऊपर नेशनल असेंबली या इलेक्टर्स का कोई रोल नहीं था। उनका काम था जो नियम बनाए गए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली क्या करना, फॉलो करना। तो ये क्वेश्चन भी सीधा तौर पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ कैलिगरी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। ये अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि कैलिगरी के जो मेंबर्स हैं उनको भी अपने प्रिविलेज छोड़ने पड़े, अपने पावर्स छोड़ने पड़े। जो टैक्स लगता था, याद करो, रिलीजन टैक्स वर एबोलिश, उसे भी खत्म कर दिया गया। एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिकेटेड, और नेशनल असेंबली ने उन सभी लैंड को वापस ले लिया जो लैंड चर्च के कंट्रोल में थे। बहुत सारी जमीन चर्च ने अपने अंदर में हथिया ली थी, वो भी सारी वापस नेशनल असेंबली में ले ली। और एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, जब राजा था पैसा नहीं था, और जैसे ही नेशनल असेंबली का सेटअप हुआ उन्होंने सारे कैलिग्रे वगैरह के टैक्सेस खत्म कर लिए, टैक्सेस सब नेशनल असेंबली के पास आ गए, और कई सारी जमीनें जो दबा रखी थी चर्च ने वो भी ले ली। और इस हिसाब से अब फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, 2 मिलियन के आसपास, बिलियन के आसपास खरब जो है वो पैसा उसके पास आ गया। जब भी आप कहानी सुने, जब आपको कहीं लगेगा आप भूल रहे हो, पॉज कर दो, पीछे जाइए, फिर से वापस सुन लीजिए। इसीलिए मैंने रिकॉर्ड की, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में भी इसे वापस पढ़ सकते हो और आपका चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो एक और पंगा आया, लगभग सारे पावर जो है वो राजा से और कैलिग्री से लेने के बाद नेशनल असेंबली के पास आ गए। क्या ये कह सकता हूं कि क्या नेशनल असेंबली के पास ज्यादा पावर आ गए और सिचुएशन लगभग वैसी ही होने लग गई थी? क्योंकि पावर एक जगह नहीं रहने चाहिए थे, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ये था, पर फिर नेशनल असेंबली पावरफुल हो रही थी। तो देखते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसी थी, मोनार्की यानी राजा, अब उसके हालात क्या थे। The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. उन्होंने 1791 में एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रूल बुक, फाइनल टच नहीं देते हैं उसको, उससे पहले का जो होता है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या थे? द लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, राजा के सारे पावर को कम कर देना। These power instead of being concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institution. उनका मेन मकसद था कि सारे पावर जो है वो एक आदमी के हाथ में देने से बेटर है उसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग जगहों में बांट दिया जाए, ताकि पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो। कोई एक आदमी, पावर अगर किसी एक आदमी को मिल जाएगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की जो है अभी अपन ने पढ़ लिया, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, लेजिस्लेयर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। याद आया कैसे था? सबसे पहले लेजिस्लेयर जो है उससे कौन करता था, एक्टिव सिटीजन वोट देते थे। उससे क्या बनता था, एग्जीक्यूटिव, जिसमें आता था किंग और मिनिस्टर्स, और जुडिशरी जो है वो एक सेपरेट ही रहती थी। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. अब नेशनल असेंबली में कुछ और लॉज बनाए जाने लगे, which was indirectly elected. The citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, only men about 25 year age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages were given the statues of active citizen, and they entitled to vote, remaining all class as a passive citizen. अब यहां पर इन्होंने बताया कि नेशनल असेंबली कैसे काम करती थी। इन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करके खुद इलेक्ट होके आती थी, और फिर वो किंग और जो मिनिस्टर्स है उनको कंट्रोल करती थी। सिटीजन जो वोट देने के पावर रखते थे, वो एक शर्त थी, एटलीस्ट एक तो वो सिटीजन हो, दूसरा वो टैक्स देता हो, उतना टैक्स जो 3 दिन के लेबर पे मिलता है उतना पैसा वो टैक्स में देना चाहिए
जितना एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर ऑफ वेजेस, 3 दिन मेहनत करने पर या कोई भी मजदूरी करने पर जो पैसा उसे मिलता था, उतने पैसे जितना टैक्स अगर कोई सिटीजन देता हो और वो 25 साल से ऊपर हो तो उसे वोट देने का पावर है। रिमेनिंग ऑल क्लास एज अ पैसिव सिटीजन, बाकी और सबको पैसिव सिटीजन माना गया। 25 साल से छोटा एडल्ट, बच्चे और फीमेल्स, इन सबको जो है वो पैसिव सिटीजन माना गया, जिनके पास वोट देने का पावर नहीं था। पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र, अब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने इसलिए डाला हिंदी में क्योंकि ये चीजें कुछ है जो समझने लायक है। इससे आपका बस इस चैप्टर को लेकर थॉट प्रोसेस बनेगा। इस चैप्टर के अंदर इंग्लिश में जगह जगह डू यू नो दे रखा है ब्लॉक में, उसमें से क्वेश्चन कम बनता है, फिर भी पता होना चाहिए और आप इसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखें इंग्लिश में। तो क्या नेशनल असेंबली ने क्या क्या पावर्स एक सिटीजन को दिए थे, जिसे अपन ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं। तो एक तो था ह्यूमन जो है वो एकदम पैदा होता है जब वो इंडिपेंडेंट होता है, गुलाम नहीं होता, तो उससे वो सारे पावर मिलने चाहिए जो राजा को या और किसी को मिलते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे लिखा ना, हर राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के अधिकारों को संरक्षित करना है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, उनका मेन काम है जितने भी वहां के सिटीजन्स हैं उनके पावर्स को बचाना, उनको पावर्स देना, और अगर कोई उनका पावर छीन रहा है तो उससे प्रोटेस्ट करना। कोई भी ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे सिटीजन को नुकसान हो, जनता को जो है वो नुकसान हो। और लास्ट मेन, इंडिपेंडेंस का मतलब है लोगों को आराम देना, लोगों की मदद करना, ना कि लोगों को तकलीफ देना। तो दीज और अभी और भी हैं, बहुत सारे थे, उसमें से कुछ सेलेक्टिव जो है वो बुक में डाले गए हैं। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। दैट एवरी बैड वर्क इन अ सोसाइटी, कोई सोसाइटी में हार्मफुल या बैड कोई काम होता है तो जुडिशरी जो है वो उसे बैन कर सकती है, बंद कर सकती है, इसका पावर जुडिशरी के पास रहेगा। अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी या अकॉर्डिंग टू द लॉ, एवरी पर्सन इज अ कॉमन, मतलब सबके ऊपर बराबर के पावर मिलते हैं, सबको समान लॉ से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है राजा के लिए लॉ अलग है, सिटीजन्स के लिए लॉज अलग है, नेशनल असेंबली के लिए लॉज अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी सिटीजन को बोलने का, लिखने का, कोई भी चीज पब्लिश करने का जो है वो पावर होना चाहिए, जब तक कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो। और गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक रीजनेबल टैक्स लगाया जा सकता है, जिस टैक्स को सबको भरना है। इतना टैक्स नहीं लगाया जा सकता जिससे आम आदमी जो है वो परेशानी में आ जाए। नेक्स्ट, द पावर ऑफ, जिसे अपन कह सकते हैं एक तरह से संपत्ति का अधिकार। दैट मीन्स आपके पास आपकी जमीन है, क्लियर है, तो वो आप खरीद सकते हो, आप चाहो जब जमीन खरीद सकते हो, उसे दे सकते हो। कोई भी किसी और की जमीन को जो है वो अपने अंदर ले नहीं सकता। तो ये कुछ नेशनल असेंबली के बनाए गए रूल्स थे। क्या थे? सबको बराबर का पावर मिलेगा, हर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। पॉलिटिकल पार्टी इसका काम ही यही है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो उन्हें फॉलो करते हैं उन्हें सपोर्ट करना। किसी एक के पास पावर नहीं रहेंगे, कोई पावर का मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। सबको लिखने की, बोलने की, पब्लिश करने की जो है वो इंडिपेंडेंस है, लोगों को जमीन खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे पावर दिए गए। The constitution began with the declaration of right of man and citizen. क्लियर है? कुछ चीजें जो है आम आदमी को दी गई, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के लिए आजादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात रखने की आजादी, और इक्विलिटी बिफोर लॉ, और कानून के नजर से सबका एक समान, एक जैसा होना।
इन्हें नेचुरल और इनलेनिएबल, ये इंग्लिश टर्म जब आए ना तो इनको मत भूलिएगा, मतलब क्या है वो पूछ लेते हैं। तो नेचुरल और इनएलिएनेबल पावर्स का मतलब क्या होता है? उन पावर्स का मतलब होता है कि हर सिटीजन को, हर व्यक्ति को, हर पीपल को बाय बर्थ कुछ पावर मिले हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई किंग, कोई मिनिस्टर, कोई भी तरह की असेंबली जो है वो उन पावर्स को नहीं ले सकती। और हर स्टेट का ये कर्तव्य है, उनका ये काम है कि वो अपने सिटीजन्स के पावर को प्रोटेक्ट करे, बचाए। क्लियर है? प्रोटेक्ट क्या करे, सॉरी, उसको बचाए, अगेंस्ट नहीं जाए, उनको बचाए, प्रोटेक्ट करे। नास्ट, फ्रेंच एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब कैसे फाइनली फ्रांस ने मोनार्की को कंप्लीटली खत्म कर दिया और कैसे उसके अंदर रिपब्लिक बना, ये बात अपन करने वाले हैं। इसको लास्ट और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यहां तक एक और वीडियो आप कंप्लीट कर लें। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको डाइजेस्ट होता रहे साथ साथ, नहीं तो एकदम से बहुत ज्यादा होने पर वो समझ में आना बंद हो जाता है।